जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री की चैप्टर 7 देख रहे थे। ये अंतिम पार्ट है, इसे हम लोग देखते हैं। बाकी का पार्ट आप लोग एक एक करके जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे पीर और मंदिर, इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 16वीं या 17वीं से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ जमीन उपजाऊ होगी वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, इसीलिए उन्होंने दक्षिण पूर्वी बंगाल में बंगाली लोग चले गए थे। जहाँ सूखा सपाट स्थान रहेगा वहाँ कौन रहना चाहता है। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे इस जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के लिए नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब शासन किसका था? मुगलों का उस समय। जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारिक और कर्मचारी लोग भूमि प्रदान करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिरता परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधा तथा आश्वासन उन समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों तथा निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से इन्हें पीर कहा जाता था। किस नेताओं को क्या कहते थे? पीर। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक अनुभव साहसी, उपनिवेशी, तत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीविकात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर था। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बना रहे थे, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। 15वीं सदी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके 19वीं शताब्दी तक यह खत्म हो गए। हमने देखा कि ये मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन गए थे। हाँ, ऐसे भी गरीब व्यक्ति मंदिर बेचारा कहाँ से बनाएगा, जिसको खुद खाने के लिए ठीक नहीं है। वे एक टाइम का भोजन जुटा ले, वही बहुत है। वे इनके इस माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी घर से अनेक मंदिरें
सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंगाली, घंटो धातु के एक कारीगर आदि के समर्थक में बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा धार्मिक स्थितियां सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण माध्यम से अपनी परिस्थिति या अप्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ी यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है और एक चौचाला मंदिर। यह है चौचाला मंदिर। झोपड़ी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। मंदिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मंदिर में पूजा जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई। उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह है। 2 छतें वाली या 2 चाला 2 छप्पड़ वाली और चौचाला 4 छप्पड़ वाली होती थी। इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवार पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाते थे। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। इसके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिर की बाहरी दीवार चित्रकारी, सजावटी लाइटों अथवा मिट्टी की पदरियों से सजाई जाती थी। मतलब मंदिर के अंदर जो ऐसी सिंपल रहता था, मंदिर के बाहर चारों तरफ से एकदम सजाया रहता था, डिजाइन बना के लाइट वाइट लगाकर। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णु के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरा भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदीय मैदान है, इसलिए वहाँ के लोग मच्छी चावल खाते हैं, जिसको मछली बोलते हैं, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत होता है। वर्तमान समय में करेंट अफेयर्स की बात है। यदि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है और सेकेंड नंबर पे मछली उत्पादन होता है, जबकि चीन सेकेंड स्थान पर चावल के मामले में आ गया है उत्पादन के, और मछली के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर ही है। चलिए, ये करेंट अफेयर्स की बात थी। इसीलिए एक स्वाभाविक है कि दोनों ऐसी वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की
पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछली को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामूहिक भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध की ढील दी। मतलब बाकी ऐसे तो ये थी, ब्राह्मण लोगों में मछली या नॉनवेज ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन बंगाली जो पंडित होते हैं या ब्राह्मण, उनको मछली खाने की छूट दी गई है। बृहद पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत है ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली की अनुमति दी। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर में पकी मिट्टी का एक फलक है। आरामबाग, ये महिला है जो मछली को काट रही है। विजय लक्ष्मी मंदिर में ऐसे रखा हुआ है। चलिए चैप्टर 7 खत्म। अब लास्ट 8 चैप्टर बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री की 7 क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्लास 8 शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।